हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता लाइव क्लास की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th चैप्टर, जिसको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। जैसे मैंने आपको बताया था 1 से लेके 4 भैसज चतुष्क, फिर 4 से लेके 8 स्वस्थ चतुष्क। अभी हमारा आज ही क्लास में स्वस्थ चतुष्क कंप्लीट हो जाएगा। 8वां चैप्टर तक स्वस्थ है, वैसे नी, फिर नी से हो जाएगा निर्देश चतुष्क। तो 9वां चैप्टर जो रहेगा निर्देश चतुष्क की शुरुआत होगी। ठीक है, तो इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, इसमें इंद्रियों का वर्णन किया गया है। क्या क्या चीजें बताई हैं? पंच इंद्रियां, पंच इंद्रिय द्रव्य, पंच इंद्रिय अधिष्ठान, पंच इंद्रिय अर्थ और पंच इंद्रिय बुद्धि, इन सभी चीजों का वर्णन किया है, जिसको हम बोलते हैं पंच पंचक, मतलब 5 इंद्रियों के 5 टॉपिक। ठीक है, इसको हम एक टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। मन संबंधी विषय, तो चरक जी ने मन को क्या बोला है? अतीन्द्रिय बोला है। और एक आते हैं तर्क संग्रह। तर्क संग्रह ने मन को उभय इंद्रिय बोला है। कैसे याद करेंगे? चरक बहुत पुराने हैं, अतीत काल के हैं, तो अति इंद्रिय चरक का है। और तर्क हम दो चीजों को देखकर लगाते, दो मतलब उभय, उभय पे लगाते कि मैं ये सिलेक्ट करूं कि दूसरा सिलेक्ट करूं। तो तर्क संग्रह ने इसको उभय इंद्रिय बोला है। सत्य संगकमचित इत्याहुरे के तदर्थ आत्मसंपद तदात्म चेष्टम चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम। लास्ट वाला पूछा जाता है, चेष्टा प्रत्ययभूतो इंद्रियाणाम किसके लिए आया है? इंद्रियों की चेष्टा कौन कराता है? मन ही कराता है। तो सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण मन ही है। आगे जाके पढ़ाऊंगी आयुषो अनुभूति प्रत्यय भूतो, वो वायु के लिए आया है। तभी इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब तक हमारा मन हमारी इंद्रियों के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो हमें ज्ञान नहीं होता है। तो सारी इंद्रियों की चेष्टाएं मन कराता है। तो चेष्टा प्रत्यय भूतो इंद्रियाणाम याद रखेंगे। जब मैं आपको सूत्र स्थान का 12वां चैप्टर पढ़ाऊंगी, वहां पर आपसे पूछूंगी वात कलाकली अध्याय में वायु के लिए भी ऐसा कुछ आया है। यहाँ पे थोड़ा AR का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको कंप्लीट करेंगे हम। क्या होता है? मन हमारा अणुत्व होता है, एक होता है। मन के 2 गुण हैं, अणुत्व और एकत्व। ठीक है, तो इसीलिए एक साथ हमारा मन बहुत सारी इंद्रियों के साथ जुड़ ही नहीं सकता। पर इतना माइनर सा डिफरेंस होता है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो आपका मन आपकी एक इंद्रिय के साथ जुड़ा तो आपने मुझे देखा, फिर आपकी कर्म इंद्रिय के साथ जुड़ा तो आपने लिखा। पर इन सभी के बीच में इतना माइनर सा डिफरेंस होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि सारी चीजें मैं एक साथ कर रहा हूं या एक के बाद एक कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कमल की पंखुड़ियों का एग्जाम्पल है कि 100 कमल की पंखुड़ियों में अगर आप सुई का वेधन करें तो सारी सुई का वेधन कर जो कमल की सारी पंखुड़ियों का सुई वेधन करके आर पार निकल जाता है। उनके बीच में इतना माइनर सा डिफरेंस होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि एक साथ कमल की पंखुड़ियों का वेधन हुआ है या एक के बाद एक हुआ है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई है। एक पुरुष के सत्व यद्यपि अपने चिंत्य ऊह आदि भिन्न भिन्न विषयों से, चक्षु आदि इंद्रियों से के नाना रूपादि विषयों से, संकल्पों से सत्व रज और तम इन गुणों से अनेक सा दिखाई देता है। यद्यपि वह तात्विक दृष्टि से एक ही है और अणु है, क्योंकि अणु और एक होने से वह एक समय में अनेक विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण करता। इसी कारण चक्षु आदि सभी इंद्रियां एक समय में ही अपने अपने विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण कर सकती। आगे जाके चरक शारीर स्थान के एक फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी मन के विषय, चिंत्यम विचार्यम ऊहम ध्येयम संकल्पमेव च। ये मन के 5 विषय हैं। अणत्व एकत्व मन के 2 गुण होते हैं। क्लियर हुआ? अगले श्लोक पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर। नीचे विमर्श भी दिया है चरक शारीर 1 में। जो स्पेसिफिक श्लोक है ना, मन के चरक शारीर 1 में पढ़ेंगे, विषय वाला, कर्म वाला, गुण वाला। तो गुण वाला अणुत्वम अथ च एकत्वम 2 गुणों मनसा स्मृता, चरक शारीर स्थान के फर्स्ट चैप्टर का रेफरेंस है। विमर्श में बीचों बीच लिखा है युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति किसका लक्षण है? मनसो लिंगम। युगपत एक साथ ज्ञान का उत्पन्न ना होना ही मन का लक्षण है। ऐसा नहीं करना एक साथ ज्ञान का उत्पन्न होना,
मन का लक्षण है, उल्टा हो जाएगा। एक साथ मन को सारी चीजों का ज्ञान नहीं होता है। यदि गुणम सभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते सत्वम, यहाँ पर ये बोला है कि जिस गुण वाला सत्व रहेगा, मन रहेगा, बार बार पुरुष में अनुवर्तन करता है, उस मन को मुनि लोग उसी गुण वाला मानते। मतलब जो व्यक्ति जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसका मन भी वैसे ही, जैसे सात्विक, राजस, तामसिक, इन 3 मानसिक गुणों में जिस गुण की आपके अंदर प्रधानता है, आपका मन भी वैसे ही काम करता है। इंद्रियों के विषय ग्रहण की प्रक्रिया, इंद्रियां जो होती है कैसे अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, तो मनः पुरा सराणी इंद्रियार्थम ग्रहणम समर्थानि भवन्ति। जब मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है वो इंद्रिय उसका ग्रहण करती है। जैसे आपकी दृक इंद्रिय के साथ जुड़ा तो आपने देखा, आपकी श्रवण इंद्रिय के साथ जुड़ा तो आपने सुना, ठीक है। तो मनः पुरस्सर मतलब मन के अधीन, मन की प्रेरणा से, मन के साथ इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। जब तक मन, जैसे आपने देखा है, सुना होगा कि आप भले ही सामने देख रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, पर आपको सामने जो कोई इंसान बोल रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्योंकि आपका मन अभी आपके किस इंद्रिय के साथ जुड़ा है? दूसरे इंद्रिय के साथ जुड़ा है, श्रवण इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ा है, इसीलिए आपको सुनाई नहीं देता है। 8वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, 2 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हैं आपको एक चार्ट फॉर्म में मैं पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ से बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, याद ही नहीं होगा, है ना। तो टेबल निकाल लीजिए, पेज नंबर पुरानी बुक में है 178, 178 पेज नंबर पर आ जाइए। एक मिनट, है ना, हैंग हो रहा है बोर्ड। टेबल निकाल लीजिए, इसमें सारी चीजें आपको फटाफट याद हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पंच इंद्रिय। पंच इंद्रिय में क्या क्या चीजें आती हैं सभी को पता है। पहले तो आपको महाभूत याद होना चाहिए। क्रम क्या होता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसको इन्होंने बोला है पंच इंद्रिय द्रव्य। क्या बोला है? पंच इंद्रिय द्रव्य, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और आपको इनके विषय याद है, पंच महाभूतीय विषय याद है ना, तो उनको बोलते हैं हम पंच इंद्रिय अर्थ। एक तो पंच महाभूत जिनको हम बोलते हैं पंच इंद्रिय द्रव्य। द्रव्य है ना ये, द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य। आकाश है, वायु है, अग्नि है। फिर इनके विषय क्या हुए? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इनके विषय होते, तो इनको हम पंचेंद्रिय अर्थ भी बोलते या पंच महाभूतों के अर्थ भी बोलते। 2 चीजें आपको पहले से याद है। अब इनके समान धर्मी चीजों को सोचिए। क्या? अधिष्ठान, मतलब ये रहते कहाँ हैं? कान में। पहले तो पंच इंद्रियां पढ़ लीजिए। कर्ण अधिष्ठान है, उसकी इंद्रिय क्या है? श्रोत है ना। त्वचा अधिष्ठान है, त्वचा में हमारी स्पर्शन इंद्रिय रहती है, तो अधिष्ठान में वो एक्चुअल चीज आएगी जहां पर इंद्रियां निवास करती हैं, ठीक है। तो कान हो गया, त्वचा है, चक्षु, अक्षी। भूल जाता है चक्षु और अक्षी में बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है। तो अधिष्ठान, आ से अधिष्ठान, आ से अक्षी, तो अधिष्ठान में अक्षी आया है। बाकी इंद्रिय कौन सी है? चक्षु है। जिह्वा अधिष्ठान है, रसन इंद्रिय है। ऐसे नासा अधिष्ठान है, घ्राण उसकी इंद्रिय है। तो याद हो जाएगा, श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन, घ्राण इंद्रिय में आता है। कर्ण, त्वचा, अक्षी, जिह्वा, नासा अधिष्ठान में आएगा। और बुद्धि में क्या होगा? जो यहाँ पे लिखा है, बस पंच इंद्रिय में जो लिखा उसके साथ बुद्धि बुद्धि ऐड कर देंगे तो पंच इंद्रिय बुद्धि हो जाएगा। श्रोत बुद्धि, स्पर्शन बुद्धि, चक्षु बुद्धि, रसन बुद्धि और घ्राण बुद्धि, ठीक है। अब मन के लिए एक और श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आध्यात्म द्रवगुण संग्रह बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आध्यात्म द्रवगुण संग्रह में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो मनो अर्थानाम बुद्धिर आत्मा। तो मन है, मन के अर्थ है, बुद्धि है और आत्मा है।
ये किस में आते हैं? आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में आते हैं। और शुभाशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति ये आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है, और यही आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह शुभ अशुभ में प्रवृत्ति भी कराते हैं और उससे निवृत्ति भी कराते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा शुभ अशुभ में प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु कौन है? आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। ठीक है, तो मन और मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, यह आध्यात्म द्रव्य एवं गुणों का संग्रह है। आध्यात्म द्रव्य शुभ और अशुभ विषयों में प्रवृत्ति भी कराते हैं, उनसे हटाते भी हैं। इसी प्रकार द्रव्य के आश्रित कर्म भी शुभ अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण है। यहाँ कर्म से क्रिया का ग्रहण हमको करना चाहिए, मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगला आएगा श्लोक नंबर 16। उसके बाद से हम सदवृत्त से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मन का एक विषय यहाँ पर बताया, बाकी चिंत्यम विचार्यम ऊहम ध्येयम संकल्पमेव च, ये कहाँ बताया है? शारीर स्थान के 5वें चैप्टर में, वहां पर भी चिंत से शुरू किया है। आयुर्वेदा की खासियत क्या होती है? जो विषय प्रधान होता है उसको श्लोक में पहले नंबर पर रख दिया जाता है। जैसे चिंत्यम विचार्यम, यानी कि चिंत्य जो है, चिंतन जो है, मन का मुख्य विषय है। तो मनस्तु चिंत्यम अर्था, यहाँ पे केवल एक विषय बताया कि मन का जो मुख्य विषय है वो क्या होता है? चिंत्य होता है। बाकी का कुछ यहाँ से नहीं पढ़ना है। चिंत्यम विचार्यम ऊहम वाला जो श्लोक है शारीर स्थान के पहले चैप्टर में पढ़ना है, वहीं पर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और कंपैरिजन करके भी याद कराएंगे कि कर्म और विषय में कौन सी दो चीजें कॉमन आती हैं। इंद्रियां मन के स्वस्थ रखने में हेतु होती है। मन के साथ सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप में वर्तमान रहें तथा उनमें कोई विकृति ना हो, इसका प्रयास इन हेतुओं से करना चाहिए। जैसे 7 इंद्रियों के संयोग द्वारा बुद्धि से ठीक ठीक विचार कर कार्यों को उचित रूप में करना, और देश काल आत्मा के विपरीत गुणों का सेवन करना। केवल पढ़ने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला सदव्रत से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।